नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, भारत करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी, PM मोदी करेंगे उद्घाटन। सरकार के लिए राहत, सितंबर में 9,031 करोड़ रुपए बड़ा GST संग्रह पहुंचा 95,000 करोड़ के पार। RBI की इस सूची से बाहर हुए देश के 6 बैंक 1 अप्रैल को हुआ था विलय। इन 5 निवेश विकल्प में से किसी जगह लगाए पैसा तो मिलेगा FD से मोटा मुनाफा। PM किसान सम्मान निधि योजना जाने कब आने वाली है। 2,000 रुपये की अगली किस्त सरकार वापस लेगी योजना का पैसा अगर आप गलत पाए गए तो। केंद्र सरकार के विभागों व निगमों पर 6,811 करोड़ पानी का बिल बकाया, जल्द करे भुगतान, राघव चड्ढा ने भेजी नोटिस। LPG गैस सिलेंडर प्राइस, अक्टूबर महीने में रसोई गैस हुई महंगी, जाने नया दाम। पाकिस्तान द्वारा तोपों से गोलाबारी के बाद LAC पर भारी तनाव, भारत ने भी दिया जवाब। हाथरस की घटना पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, अपर मुख्य सचिव, DGP, ADG, DM व SP को पेश होने का आदेश। रेप पीड़िता की वायरल फोटो की सच्चाई, जिस लड़की को हाथरस की रेप पीड़िता बताया गया वह चंडीगढ़ की मनीषा, 2 साल पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जानेंगे एक एक खबर, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलता है सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। भारत करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी, PM मोदी करेंगे उद्घाटन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगले हफ्ते भारत में एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें तकनीकी की दुनिया के महारथी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेट आधारित समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली और इंटरनेट के जैसी एक बड़ी तकनीकी छलांग माना जा रहा है। वहीं कोरोना संकट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरतों को नए मायने दे दिए हैं। ऐसे में भारत अगले सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। रेंज 2020 नामक इस सम्मेलन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी करेंगे। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस 2020 का आयोजन 5 से 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले महारथी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी समेत कई अन्य क्षेत्र में सामाजिक सशक्तिकरण, समावेश और परिवर्तन के लिए AI के इस्तेमाल पर चर्चा करेंगे। वैश्विक बैठक में भारत सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों के अलावा तकनीकी धुरंधर जमा होंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ रोचक स्टार्टअप भी शरीक होंगे। इसी के साथ चलता है अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार के लिए राहत, सितंबर में 9,031 करोड़ रुपए बड़ा GST संग्रह पहुंचा 95,000 करोड़ के पार। वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर संग्रह के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार सितंबर में GST संग्रह में सुधार देखने को मिला है। सितंबर में माल एवं सेवा कर GST संग्रह 95,480 करोड़ रुपए रहा, जबकि इससे पहले अगस्त में इसमें 1% की कमी आई थी। यह 86,449 करोड़ रुपए रहा था, यानी सितंबर में यह 9,031 करोड़ रुपए ज़्यादा रहा। जुलाई में यह आंकड़ा 87,422 करोड़ रुपए था। GST संग्रह जून के 90,917 करोड़ रुपए था। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार CGST वसूली 17,741 करोड़ रुपए रही, जो अगस्त में 15,906 करोड़ रुपए थी। वहीं SGST वसूली अगस्त के 21,064 करोड़ रुपए के मुकाबले सितंबर में 23,113 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान
IGST 47,484 करोड़ रुपए रहा। सरकार ने IGST से 21,260 करोड़ रुपए, CGST और 16,997 करोड़ रुपए SGST का नियमित निपटान किया। सितंबर 2019 के मुकाबले इस साल रेवेन्यू में 4% का उछाल आया है। पिछले महीने में कोरोना वायरस महामारी के कारण GST संग्रह बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वित्त मंत्रालय ने GST परिषद को 41वीं बैठक में चर्चा के बाद कहा था कि 2020-21 के लिए GST मुआवजे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। तब वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में GST संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आई, जिसमें से सिर्फ 97,000 करोड़ रुपए की कमी GST के क्रियान्वयन की वजह से हुई और बाकी का नुकसान कोविड-19 की वजह से हुआ है। इसी के साथ चलता है अगली बड़ी खबर की ओर। RBI की इस सूची से बाहर हुए देश के 6 बैंक 1 अप्रैल को हुआ था विलय। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और इलाहाबाद बैंक समेत 6 सरकारी बैंक के नाम और RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। ये 6 बैंक सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं। OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक का आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। इन विलयों के बाद अब देश में 7 बड़े तथा 5 छोटे सरकारी बैंक हैं। साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। दरअसल इन सभी बैंकों का विलय हो चुका है। यही वजह है कि RBI ने सूची से बाहर किया है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इन 5 निवेश विकल्प में से किसी जगह लगाया पैसा तो मिलेगा FD से मोटा मुनाफा। बैंक FD में कम रिटर्न होने से अधिकांश निवेशक कहीं और पैसा लगाना चाहते हैं। बैंक FD की ब्याज दरों को 2004-05 में जैसे देखा गया था, वह इससे काफ़ी अलग हो गई है। SBI बैंक विभिन्न टेन्योर में 2.9% और 5.4% की बीच ब्याज दर दे रहा है। मौजूदा समय में बैंक FD ब्याज दर बचत बैंक खाते के बराबर है। वास्तव में छोटी अवधि के लिए बैंक FD बैंक बचत खाते की तुलना में कम ब्याज देते हैं। इसके लिए अगर आप दूसरे निवेश योजना में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। पहला, डाकघर राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता 5 साल का निवेश है, जिसमें सिंगल के तौर पर 4.5 लाख रुपए और संयुक्त स्वामित्व के तहत 9 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग अभिभावक के माध्यम से भी खाता खोल सकता है। POMIS 6.6% की मासिक दर से ब्याज देता है। दूसरा, सेविंग बॉन्ड। RBI सेविंग बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 7 साल है। भारत सरकार ने 1 जुलाई से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि के लिए ब्याज दर 7.15% है, जो अगले 7 साल 1 जनवरी से देय होगी। RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर ब्याज दर हर 6 महीने में रीसेट हो जाएगी। RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर ब्याज पूरी तरह से कर योग्य है और समय समय पर बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करते समय कर में कटौती की जाती है। तीसरा, वार्षिक राष्ट्रीय बचत पत्र। डाकघर बचत योजना NSC अपने निश्चित आय पोर्टफोलियो लिए निवेशकों के बीच लोकप्रिय है। यह प्रमाण पत्र
उन लोगों के लिए सुरक्षित और उपयोगी है जो पूंजी की सुरक्षित चाहते हैं। एनएससी मौजूदा समय में 6.8% सालाना की ब्याज दर दे रहा है, लेकिन यह मैच्योरिटी पर तय है। 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग एनएससी खरीद सकते हैं। तीसरा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति SCSS में निवेश कर सकता है। मौजूदा समय में SCSS प्रति वर्ष 7.4% की दर से ब्याज का भुगतान करता है। जमाकर्ता व्यक्तिगत क्षमता में या जीवन साथी के साथ एक से अधिक खाते संचालित कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है। मैच्योरिटी के बाद खाते को आगे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला, बैंक FD। कुछ छोटे वित्तीय बैंक SFB चुनिंदा FD पर 8% से 9% के बीच ब्याज देते हैं। सामान्य ग्राहकों की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों को इन जमाओं पर 50 आधार अंक अधिक मिलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य कर्जदाता की तुलना में इन बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें निश्चित रूप से आकर्षक हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। PM किसान सम्मान निधि योजना, जाने कब आने वाली है 2000 रुपये की अगली किस्त। सरकार आपसे वापस लेगी योजना का पैसा अगर आप गलत पाए गए तो। अगस्त महीने की किस्त देश भर में किसानों के खाते में लगभग 17,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा ट्रांसफर किए गए हैं। किसी भी देश के लिए देश का किसान अन्नदाता के साथ साथ देश को मजबूत बनाने वाली रीढ़ की हड्डी के समान होता है। केंद्र की मोदी सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के किसानों को मजबूत बनाने के लक्ष्य से PM किसान सम्मान निधि योजना को चला रही है। सरकार ने इस योजना की 6ठी किस्त को अगस्त में जारी किया था। अगस्त में PM मोदी ने इसके लिए फंड भी जारी किया था। अब सरकार इस PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द ही जारी करने वाली है। केंद्र सरकार नवंबर के अंतिम सप्ताह तक किसानों के खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त भेज सकती है। सरकार उन लोगों पर भी नकेल कसने वाली है जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप मझोले या छोटे किसान हैं तो आप इस योजना में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अगर आप किसी की ज़मीन पर काम करते हैं और आप खतौनी पर आपका नाम नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अपने पिता या दादा की ज़मीन पर भी लाभ नहीं मिलेगा। खतौनी में जिस किसान का नाम दर्ज होगा लाभ उन्हीं ही मिलेगा। लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग भी सामने आए जो किसान नहीं है या फिर पूरी तरह से समृद्ध किसान है, उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वे भी इस योजना का गलत तरह से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। ऐसे लोगों से सरकार PM किसान योजना में लिए गए धन की पूरी रिकवरी करवा सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब तक देश भर में किसानों से 61 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र के विभागों व निगमों पर 6,811 करोड़ रुपए का पानी का बिल बकाया, जल्द करे भुगतान। राघव चड्ढा। दिल्ली जल बोर्ड ने केंद्र सरकार के 4 विभागों व 3 नगर निगमों पर कुल 6,811 करोड़ रुपए का पानी का बिल बकाया होने की बात कही है। जल बोर्ड ने उन सभी एजेंसियों को नोटिस जारी कर 30 दिन में पानी का बकाया बिल भुगतान करने का निर्देश दिया है। बकाया बिल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटे जा सकते हैं। हालांकि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संबंधित विभाग अपना बकाया बिल भुगतान कर देंगे। राघव ने यह भी कहा कि बकाया भुगतान नहीं करने पर जल बोर्ड प्रावधान के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा भारतीय रेल पर 3,283 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के पास 190 करोड़ रुपए, DDA के पास 128 करोड़, दिल्ली पुलिस के पास 614 करोड़, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास 49 करोड़, उत्तरी दिल्ली निगम के पास 2,466 करोड़ व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास 81 करोड़ रुपए बकाया। उन्होंने कहा कि
कुल बकाए तो वर्ष 2013-14 के हैं। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, लेकिन इस बार 1 से 15 सितंबर के बीच उन सभी विभागों को अंतिम नोटिस जारी कर बकाया भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। एलपीजी सिलेंडर प्राइस अक्टूबर महीने में रसोई गैस हुई महंगी, जाने नए दाम। आयल मार्केटिंग कंपनी ने अक्टूबर महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। अगस्त से सितंबर लगातार 3 महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस महीने तेल कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले गैस 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपये पर स्थिर रखी है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 32 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान द्वारा तोपों से गोलाबारी के बाद एलओसी पर भारी तनाव, भारत ने भी दिया जवाब। इससे पहले आज भारत की तरफ से एलएसी पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी से लगी भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे की फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगे केनर सेक्टर और माझिल सेक्टर में गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में तोपों, मोर्टार और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले आज पाकिस्तान की तरफ से एलएसी को फायरिंग में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल हुए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाथरस की घटना पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, डीएमओ, एसपी को पेश होने का आदेश। हाथरस की पीड़िता के शव का परिवार की मर्जी के बिना रातों रात अंतिम संस्कार करना प्रशासन के लिए भारी पड़ना नजर आ रहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, जिला अधिकारी हाथरस और पुलिस अधीक्षक हाथरस को 12 अक्टूबर को तलब कर लिया है। न्यायालय ने इन अधिकारियों को मामले की संबंधित दस्तावेज इत्यादि लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही विवेचना की प्रगति भी बताने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राव व न्यायमूर्ति जयप्रीत सिंह की खंडपीठ ने दिया। न्यायालय ने हाथरस में युवती के साथ हुए सामूहिक दुराचार व उसकी मृत्यु के पश्चात जबरन अंतिम संस्कार किए जाने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार टाइटल से संबंध से स्वतः संज्ञान याचिका को दर्ज करने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि एक तरफ एसपी हाथरस कहते हैं कि हमने बॉडी परिवार के हवाले कर दी थी, वह प्रशासन ने अंतिम संस्कार में मात्र सहयोग किया था। वहीं मृतक के पिता व भाई मीडिया में बयान है कि इस संबंध में प्रशासन से कोई बात नहीं हुई थी, पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए यह कृत्य किया है। न्यायालय ने अंतिम संस्कार से संबंधित में मीडिया में चल रहे पुलिस की कथित मनमानी के वीडियो का भी हवाला दिया है। न्यायालय ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रातों रात हुए इस अंतिम संस्कार के दौरान बीड डीएम प्रवीण कुमार, एसपी विक्रांत वीर, एसएसपी प्रकाश कुमार, सादाबाद सीओ ब्रह्म सिंह, रमसाबाद सीओ सिटी सुरेंद्र राव, सीओ सिकंदर राव व संयुक्त मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश मीणा 200 पीएसी जवान व 11 थाने की पुलिस फोर्स के साथ उपस्थित थे। न्यायालय ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शव खराब हो रहा था, इसलिए अब परिवार के सदस्य चाहते थे कि रात में ही अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर होगा। न्यायालय ने कहा कि राजधानी स्थित डीजीपी ऑफिस के आला अधिकारी देर रात हुए इस अंतिम संस्कार को औचित्यपूर्ण ठहरा रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले का
संज्ञान लेती है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह राज्य के आला अधिकारी द्वारा मनमानी करते हुए मानवीय और मौलिक अधिकारों के घोर हनन का मामला है। इस मामले में न सिर्फ मृत पीड़िता के बल्कि उसके परिवार के सभी मानवीय और मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ अपराधी ने बर्बरता की और यदि आरोप सही है तो उसके बाद उसके परिवार के जख्मों पर नमक रगड़ा गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेप पीड़िता की वायरल फोटो की सच्चाई। जिस लड़की को हाथरस गैंग रेप पीड़िता बताया गया वह चंडीगढ़ की मनीषा 2 साल पहले बीमारी के कारण हो चुकी है मौत। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई उससे पूरा देश गुस्से में है। लड़की के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी देने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर एक फोटो चल रही है जिसमें बताया गया है कि यह गैंग रेप पीड़िता लड़की है, लेकिन असल में जो फोटो दिखाई गई है वह लड़की चंडीगढ़ की मनीषा है। मनीषा यादव की 2 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। जाने अनजाने में चंडीगढ़ की बेटी और उसके घर वालों के साथ अन्याय हो रहा है। आम पब्लिक ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी चंडीगढ़ की मनीषा की तस्वीर को वायरल करने में लगे हुए हैं। देश के लोग भले ही मनीषा की तस्वीर को सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा मनीषा के घर वालों को उठाना पड़ रहा है। पिता के जख्म फिर से ताजे हो गए, जो अपनी जवान बेटी के चले जाने का गम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा के पिता मोहनलाल यादव ने बताया कि उन्हें बेहद दुख हो रहा है कि उनकी बेटी की मौत के बाद भी बदनामी की जा रही है। मोहनलाल ने बुधवार को चंडीगढ़ के एसएसपी को इस संबंध में शिकायत दी है और कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी बेटी की तस्वीरें वायरल होने से रोकी जाए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। मनीषा यादव का परिवार राम दरबार कॉलोनी में रहता है। मनीषा की 21 जून 2018 को शादी हुई थी। उसे पथरी की बीमारी थी और दिनों दिन ये बीमारी बढ़ती गई। 22 जुलाई 2018 को मनीषा की मौत हो गई। एडवोकेट अनिल गोगना ने बताया कि रेप पीड़िता के बारे में किसी भी तरह की जानकारी को सार्वजनिक करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर आईपीसी की धारा 228A के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के तहत दोषियों को 2 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। पुलिस से मामले की जांच की मांग की जा रही है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं क्या समाचार आपको कैसा लगा।